हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, कैसे हैं सब लोग। अध्याय 12 और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के कुछ अंतिम चरण। परमाणु, परमाणु के बाद नाभिक, नाभिक के बाद इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक की का कुछ हिस्सा, उसके बाद संचार व्यवस्था और संचार व्यवस्था का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा सिलेबस में है। कुल मिलाकर ये आखिरी दो अध्याय परमाणु व नाभिक 12 और 13 ये पूरी तरह हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ एवं सरल परिपथ, इसमें से कुछ चीज़ें सिलेबस में हैं, कुछ चीज़ें सिलेबस में नहीं हैं। ओके, चलिए, तो आपका स्वागत है संपूर्ण पाठ्यक्रम। ठीक, और ये चैप्टर है परमाणु और यहाँ पहला नंबर है भूमिका। और भूमिका में हम जानेंगे इतिहास के बारे में, परमाणु के इतिहास के बारे में। तो लिख देते हैं एनसीईआरटी के मुताबिक ये है 12.1 और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया भूमिका। ये लीजिए, अब हम शुरू करते हैं परमाणु का इतिहास। चलिए, परमाणु का इतिहास जानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानना ज़रूरी है जिन्हें समय समय पर नोबेल पुरस्कार दिए गए। कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने कुछ खोज की, फिर दूसरे वाले आए, उन्होंने कहा जी ये खोज कुछ ठीक नहीं है, इसमें कुछ कमी है, फिर उन्होंने खोज की, फिर उनको नोबेल प्राइज़ दिए गए। ठीक, कुल मिलाकर नोबेल पुरस्कार मिलते 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 परमाणु जो है बड़ा हो गया। अब बात आती है कि पहले कौन आया। पहले कौन आया, सबसे पहली बातें किस बात पर हुई? तो ये बातें हुई हैं दरअसल 1890 से। इस पूरी हिस्ट्री को जानेंगे 1890 से 1900 के बीच में दो चीज़ें आई हैं। एक आया है फोटॉन और एक आया है इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज़ें आई हैं। देखो, फोटॉन जो दिया वो आया प्लांक के नाम से, यानी प्लांक ने बताया इसको। और ये आया थॉमसन के नाम से। ठीक, प्लांक ने फोटोन के बारे में बताया और ये कहा कि साहब एक फोटोन एक ऊर्जा का टुकड़ा है जिसकी ऊर्जा ये होती है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ये होता है प्लांक का नियतांक और ये होती है विकिरण की आवृत्ति। जबकि इससे पहले 1678 में जो है आपका एक हाइगन्स नाम के वैज्ञानिक आए न्यूटन के बाद, जिन्होंने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बता दिया था। उसके बाद चूँकि प्रकाश की तरंग प्रकृति हो गई है तो उसके बाद आए मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने तरंग प्रकृति को सिद्ध कर दिया। उन्होंने तरंग प्रकृति के बारे में बता दिया कि प्रकाश एक तरंग है, यानी विकिरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। चूँकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी जानकारी हो चुकी थी। अब बात आई कि उस विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ऊर्जाएं हैं वो विद्युत क्षेत्र की वजह से हैं, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हैं। तो मामला पहुँचते 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 विकिरण एक ऊर्जा का टुकड़ा है और उसकी ऊर्जा इतनी है, ये बात यहाँ तक आ गई। परमाणु की बात यहाँ तक कुछ नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। थॉमसन ने ये खोज कैसे की? इन्होंने क्या किया कि एक कांच की ट्यूब में गैसों को आयनित कर दिया, गैसों को आयनित कर दिया, एक गैस भर दी और गैस को आयनित कर दिया। अब मान लीजिए गैस का परमाणु है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा कहीं, अगर कोई कण होगा, कैथोड किरण है ना। तो ये जो है मान लीजिए मैं लगा दूं इस पर यहाँ ऋणात्मक आवेश और यहाँ लगा दूं धनात्मक आवेश और बढ़ा दूं विद्युत क्षेत्र, तो कहता है ये परमाणु जो है आयनित हो जाएगा। इसका एक आयन यहाँ इधर को चलेगा और ये इलेक्ट्रॉन अलग होकर इधर को भागेगा, तो ये बन गई कैथोड किरण। ठीक, बाद में इनको फिर इलेक्ट्रॉन कहा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये इसी समय में हो गई। ठीक, अब बात यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज की नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन तो परमाणु में से निकल गया। अब सवाल यह है कि उस परमाणु के अंदर क्या था। तो थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था परमाणु का, जिसमें उन्होंने कहा था थॉमसन मॉडल। अब ये थॉमसन मॉडल क्या था इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। थॉमसन परमाणु मॉडल। ठीक, इन्होंने कहा था कि साहब परमाणु के अंदर जो धनात्मक आवेश है
वह समान रूप से भरा है, बादल के रूप में समान रूप से भरा है। तो इसका मतलब ये धनात्मक आवेश बादल के रूप में भरा है, ये धनात्मक आवेश हो गया। लो ठीक, कह रहा है जी इसमें जो तरबूज में बीज होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। टॉमसन ने ये बात कही थी और कुछ नहीं कहा था। ठीक, इन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत किया था, क्योंकि परमाणु के अंदर जाकर देखने की व्यवस्था उस समय नहीं थी, प्रयोग उस समय तक नहीं पहुंचे थे। प्रयोगों को आधार बनाकर नए प्रयोग किए गए, प्रयोगों को आधार बनाकर नए प्रयोग किए गए। तो टॉमसन का ये मॉडल जो है कुछ दिनों तक लोग मानते रहे, क्योंकि नई बात कोई पता नहीं चली थी। उसके बाद टॉमसन का ये परमाणु मॉडल जब आ गया और टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए परमाणु मॉडल के लिए जो भी था उन्हें जो भी इनाम पुरस्कार नोबेल जो भी सब हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आए रदरफोर्ड। ठीक, अब रदरफोर्ड जो है 1906 आ गया, देखिए 1906। ठीक, रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसी प्रयोगशाला की ये कहानी है, इसी स्कूल की, इसी विद्यालय की ये कहानी है। ठीक, ये गाइगर मार्डसन तक 1911 तक ये एक ही मामला है, एक ही परंपरा है, गुरु चेला वाली बात है ये। ठीक, अब इन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को तैयार किया और अल्फा कणों को एक सोने की पतली पन्नी पर टकरा दिया। देखो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, भूमिका के बारे में बता रहे हैं, पूरा इतिहास बताऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे फिर। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों को तैयार किया। इस प्रयोग पर हम विचार करेंगे पूरी तरह, थोड़ी सी जानकारी देंगे। यहाँ हम इतनी जानकारी देंगे कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें याद आ जाए, हमारी स्मृति में आ जाए, सर हाँ था, तो सर ये रदरफोर्ड वाला तो बताया तो था भूमिका में आपने, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बिस्मिथ एक यौगिक होता है आप जानते हैं, बिस्मिथ को विकिरण दे करके इसमें से अल्फा कण निकाले। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक जिस पर 2 आवेश होता है। ठीक, और इन अल्फा कणों को टकरा दिया सोने की पतली पन्नी पर। ये हो गई सोने की पतली पन्नी। ठीक, और इन अल्फा कणों से इन्होंने कुछ अनुभव किए, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई ज़्यादातर अल्फा कण पार निकल गए। ठीक, कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ वापस चले गए। ठीक, विक्षेपित होने से ये पता चला कि परमाणु में कहीं ना कहीं कोई धनात्मक आवेश है, परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं धनात्मक आवेश है, जिसकी वजह से ये धनात्मक आवेश यानी अल्फा कण जो है प्रतिकर्षित हुआ। क्योंकि भाई धनात्मक आवेश को देखो, धनात्मक आवेश ही प्रतिकर्षित करेगा। अगर ऋणात्मक आवेश होता घुस जाता इसमें, बात तो सिंपल है, बात सरल थी। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई इसमें धनात्मक आवेश है। उसके बाद इन्होंने दूसरा निष्कर्ष निकाला कि साहब ज़्यादातर तो पार ही निकल गए, अधिकतर तो पार ही निकल गए इसमें से। 0.1% यानी 1000 में से 1 वापस गया, 90% से ज़्यादा इसमें से 94%, 95% से ज़्यादा इसमें से पार निकल गए, तो थोड़े बहुत इधर उधर भग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त है या खाली है। इन्होंने ये बात पक्की करी, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो है निकल गए। अब यहाँ पर इसके बाद जब ये बात स्पष्ट हुई तो अब इन्हीं के 2 चेले, किसके चेले? रदरफोर्ड के 2 चेले उसी प्रयोगशाला में, वहीं गाइगर और मार्डसन, इन्होंने परमाणु के आकार की या नाभिक के आकार की जानकारी दी एक समीकरण के तहत। इन्होंने कहा कि साहब इस अल्फा कण के पास जो गतिज ऊर्जा है, इसके पास जो गतिज ऊर्जा है, और यहाँ परमाणु के अंदर जो आवेश है, और इस पर भी धनात्मक आवेश है। कहता है धनात्मक आवेश में प्रतिकर्षण की जो स्थितिज ऊर्जा बनती है, वह स्थितिज ऊर्जा और इस गतिज ऊर्जा के संरक्षण द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कुल मिला के ये अल्फा कण इसके कितने पास तक गया, यानी वो कम से कम दूरी। ठीक, वो कम से कम दूरी, जितना कम से कम दूरी तक पहुंचा, इसका मतलब वह नाभिक का लगभग आकार है। इसका मतलब उसे बाद में क्या कहा, उसे कहा नाभिक।
जो परमाणु के केंद्र पर छोटी सी जगह है वो उसे कहा वह नाभिक है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में, इन्होंने ये बताया कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में, यानी पूरा परमाणु जो है, परमाणु का आकार और नाभिक का आकार, परमाणु का आकार इन्होंने बताया 10 की पावर -15 तक, ठीक, 10 की पावर -10 तक है ना, ये बताया। और नाभिक का आकार इन्होंने बताया 10 की पावर -15 तक अधिकतम, 10 की पावर 10 से 10 की पावर 12 भी कर सकते हो, -12 भी कर सकते हो, इतना फर्क बताया। यानी 10,000 से 1,00,000 गुना नाभिक के मुकाबले परमाणु 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा है। यानी कुल मिला के बिल्कुल वैसी व्यवस्था है जैसी सौर मंडल की व्यवस्था है, जैसी सौर मंडल की व्यवस्था है, बिल्कुल वैसी बात है। इसके हिसाब से इन्होंने फिर फाइनल कर दिया कि भाई आकार इस तरीके से हैं। और रदरफोर्ड ने इस पर एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि ये प्रयोग जो है रदरफोर्ड का था, तो रदरफोर्ड ने फिर एक परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु के मॉडल में रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को परमाणु के चारों तरफ घुमा दिया और नाभिक को, यानी धन आवेश को उसके केंद्र पर रखा और उसकी ऊर्जाएं निकाल दी इलेक्ट्रॉन की। ऊर्जाओं के बारे में, वो कितनी ऊर्जाएं हैं, वो एक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन जिस त्रिज्या पे घूमेगा नाभिक के चारों तरफ, उसके पदों में, आवेशों के पदों में वो निकाल दी। और उसमें जो नियम लगा दिए वो कूलाम के नियम लगा दिए। आवेशों के बीच में जो कूलाम के नियम नहीं होते, Q1 Q2/r², एकदम पक्की बात है ये तो, वो नियम लगा दिए। अभिकेंद्रीय बल लगा दिया, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण में लगाया करते थे पुराने ज़माने में, जब 11वीं कक्षा में पढ़ा करते थे हम, जब हम छोटे छोटे थे तब। अब तो बड़े हो गए हैं, 1 साल बढ़ गया है। तो इन्होंने क्या किया कि एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया, और इस मॉडल प्रस्तुत करने में, इनके मॉडल में क्या समस्या आई हम ये बताते हैं अब आपको। चलिए अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में क्या समस्या आई। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने धनात्मक आवेश बनाया, परमाणु का नाभिक बनाया और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन को चला दिया ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, और त्रिज्या के पदों में इस पर बल लगा दिए, कक्षाओं की ऊर्जाएं निकाल दी, स्थितिज ऊर्जा भी निकाल दी, गतिज ऊर्जा भी निकाल दी। इन्होंने सारी ऊर्जा निकाल के इसको फाइनल कर दिया। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की जानकारी इन्होंने बता दी, ठीक। अब यहाँ पर इस परमाणु में एक समस्या आ गई। इसमें समस्या ये आई कि पुराना जो आवेश के गतिमान या त्वरित होने का नियम था, उन्होंने कहा कि त्वरित आवेश, मैक्सवेल ने पहले कहा था, मैक्सवेल ने जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था, उसका खंडन हो गया यहाँ पे। इन्होंने कहा था कि त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसे कह सकते हैं विकिरण, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ये बात सीधे सीधे लागू कर दें कि भाई त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब यहाँ से विकिरण उत्पन्न होगा। इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से विकिरण उत्पन्न होगा और विकिरण बाहर जाएगा, बात चारों तरफ फैलेगा, ये विकिरण हो गया। लो, विकिरण की ऊर्जा उसी हिसाब से तय होगी जितनी कि इस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है। जिस आवृत्ति से ये घूम रहा है, इसका जो समय अवधि है, इसे परिक्रमण काल कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, बड़ा सरल आवृत्ति कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवृत्ति तो बन जाएगी। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, ठीक, 1 सेकंड में कितने चक्कर मारता है, करा उसी जो है, क्योंकि वही बनेगी, उसी वही त्वरण पे परिभाषित होगी जाके। भाई अभी केंद्रीय त्वरण है, इसमें अभी केंद्रीय त्वरण है, तो इसका मतलब ये त्वरित गति पर है। हालांकि इसकी चाल एक समान है, ये हम मान लें कि एक समान चाल से घूम रहा है, लेकिन इसमें त्वरण तो है, अभी केंद्रीय त्वरण है, तो इसलिए एक विकिरण उत्पन्न करता है। ये विकिरण उत्पन्न करता है तो ये धीरे धीरे घूमते 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 नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि नाभिक पे जो आवेश है वो धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो ऋणात्मक है, और ये अपनी ऊर्जा को खो रहा है विकिरण के रूप में। जब इसकी ऊर्जा विकिरण के रूप में घटती जाएगी
तो कुल मिला के इस मॉडल के अंदर ये कमी थी। इस मॉडल में ये बात स्पष्ट नहीं की गई कि भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, उड़ती है, जो भी होता है इसकी ऊर्जा तो बना दी, लेकिन पुराने मॉडल के हिसाब से कहा गया कि आवेश यानी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में है, अभी केंद्रीय त्वरण उस पर लगा है तो वह विकिरण उत्पन्न करेगा। पुराने मॉडल से मिला दिया तो ये नियम यहाँ फेल हो गया, यानी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न विकिरण करेगा भी कि नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये मॉडल तो तैयार हो गया। अब इसके बाद जब ये मॉडल बन गया, सारी बातें आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ तक आते आते ठीक इस समय तक फिर बोर आ गए सब 1913 में नील्स बोर आ गए। नील्स बोर ने क्या किया कि जो प्लैंक का कॉन्सेप्ट था, प्लैंक का जो प्लैंक ने एनर्जी बताई थी उसके हिसाब से, और जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हुए थे के प्रयोग हुए थे 1905-1906 के आसपास हुए थे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग भी, उनके हिसाब से नील्स बोर ने फिर इस बात को खारिज कर दिया कि साहब इलेक्ट्रॉन जो है वो विकिरण उत्पन्न नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में घूमता है। यानी परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाएं होती हैं और वो उनमें घूमता है। ठीक, ये बात कही। दूसरी बात ये भी कही नील्स बोर ने कि जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कोणीय संवेग है जो, वो भी क्वांटा में होता है। क्वांटा मतलब उसकी भी एक निश्चित मात्रा होती है। ठीक, उसके बाद तीसरे पोस्टुलेट में बोर ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास या दूर जाता है तो ऊर्जा जो है, जो परमाणु ऊर्जा लेता है या परमाणु ऊर्जा देता है, इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि विकिरण की ऊर्जा आती है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नहीं, परमाणु की बात हुई है। अगर मान लीजिए कोई विकिरण गिरता है परमाणु के ऊपर तो परमाणु विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसके बदले में इलेक्ट्रॉन की कक्षा बढ़ जाती है। परमाणु की ऊर्जा बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ती है और वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। अगर कोई परमाणु विकिरण बाहर फेंक देता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घट जाती है, उसका ऊर्जा स्तर कम हो जाता है। ये तीसरे पोस्टुलेट में कहा, और यहाँ पर बोर ने जो है यही ऊर्जा इस्तेमाल की जो प्लैंक वाली थी, यानी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में जो है या उसके जो उसकी कक्षा है उसको घटाने में जो ऊर्जा का लेन देन होता है वह एच न्यू कहा, ये प्लैंक यानी फोटोन की बात की। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वह निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं में घूमते हैं। उनकी ऊर्जाएं भी इसी तरीके से जो है, कुछ भी ऊर्जा नहीं बना सकते हम, उनकी ऊर्जाएं भी, हम ये कह सकते हैं कि उनकी ऊर्जाएं भी इन कक्षाओं के पदों में होती हैं कि भाई कौन सी कक्षा में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए। जबकि कोणीय संवेग सीधे सीधे क्वांटा में होता है, प्लैंक नियतांक का गुणक होता है। ये पढ़ेंगे हम पूरी जानकारी, अभी तो भूमिका में चल रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, फिल्म बनाएंगे पूरी, अभी तो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, पूरी पिक्चर बना देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कोणीय संवेग जो है वो क्वांटा में होता है, वो पूर्ण गुणज होता है प्लैंक नियतांक का, ये भी बात आ गई। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमता है, ये भी बात आ गई। तीसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन आता जाता है, नाभिक से दूर जाता है, पास आता है, तो ऊर्जा का लेन देन फोटोन की ऊर्जा के पदों में करता है, ये भी बात आ गई। ठीक, अब ये बातें स्पष्ट हुई और यहाँ लगाते आते साहब परमाणु का मॉडल लागू कर दिया गया। इस परमाणु के मॉडल पर एक नई बात आई, सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड ने कहा कि हम जानते हैं कि यह मामला ग्रह गति की तरह है, जिस तरह सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, ये मामला वैसा ही है। सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं और जो बल लगा होता है ये बल भी वैसा ही है। आप इसमें विद्युत बलों की बात कर रहे हैं तो विद्युत बल कैसा होता है, दो आवेशों के बीच में बल कैसा होता है, जैसा दो द्रव्यमानों के बीच में होता है। भाई दो आवेशों के बीच में बल कैसा होता है, ये होता है, देखो बल दो द्रव्यमानों के बीच में G m1 m2 वाला, और यही बल होता है आवेशों के बीच में Q1 Q2/r², ऐसा बल होता है। कहते हैं इस बल के अधीन कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। इस बल के अधीन जो कक्षाएं होती हैं वह दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, वृत्ताकार नहीं होती हैं। तो कुल मिला के सोमरफेल्ड ने कहा कि कक्षाएं वास्तव में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होंगी तो दीर्घ वृत्ताकार ही, क्योंकि ये बल ही ऐसा है। लेकिन हम ये मान लेते हैं, बोर का नियम लगा देते हैं, बोर का नियम या रदरफोर्ड के नियम से हम कक्षाओं की ऊर्जा निकाल लेते हैं। वो क्या मान के निकालेंगे, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार कक्षाएं मानी गई, वृत्ताकार कक्षाओं की शर्त लगा दी सोमरफेल्ड ने। बोर ने मॉडल दे दिया, सोमरफेल्ड ने कक्षाओं को वृत्ताकार कर दिया, बात आगे बढ़ी। इसे कहते हैं सोमरफेल्ड की अभिधारणा। बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन के घूमने की कक्षाएं
वृत्ताकार होती है बच्चों, चला ठीक, ये बात भी समझ में आ गई। अब आए साहब दी ब्रागली। दी ब्रागली के बारे में हमने जानकारी ली थी, उन्होंने 1927 में एक बात फाइनल कर दी कि साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो बोर के परमाणु मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक, ये इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि हर चलने वाली चीज़ में वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है साहब, जो भी चीज़ चलती है उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यानी हर चीज़ में विकिरण होता है, हर चलती हुई चीज़ में विकिरण होता है, ठीक। तो कुल मिला के इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है, ठीक। इसीलिए इसका संवेग जो है वह क्वांटा में है, इसका जो संवेग है, कोणीय संवेग जो इसका है इलेक्ट्रॉन का, वो किस में है, क्वांटा में है, इसलिए वो h का गुणक है। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है बोर के दूसरे पोस्टुलेट में, बोर का जो दूसरा अभिग्रहित बोलते हैं, पोस्टुलेट को बोलते हैं अभिग्रहित, यानी जो दूसरा नियम हम कह सकते हैं बोर का, मोटा मोटा समझे तो, उसमें कहा जो कोणीय संवेग है, क्योंकि वो h का गुणक है, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है, यानी चलता हुआ इलेक्ट्रॉन भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह है। ये डी ब्रॉगली ने इसके कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। अब आए साहब फ्रैंक और हर्ट्ज। ये फ्रैंक है एंड लॉ, ठीक। इन्होंने बड़ी चमत्कारिक बात की, बड़ी चमत्कारिक बात की। क्या किया देखो, बताते हैं, इनका चमत्कार बताते हैं। जो फ्रैंक और हर्ट्ज ने किया वह परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये नाम से नहीं आता, ध्यान रहे, ये नाम से नहीं आता। इन्होंने क्या किया, एक बर्तन के अंदर पारे का वाष्प भर लिया, पारे का वाष्प, पारा आप समझ रहे हैं, मरकरी का वाष्प भर लिया। मरकरी का इस पारे के वाष्प में इन्होंने कहीं कोई जुगाड़बाजी लगा के, कुछ ऐसी जुगाड़बाजी लगाई इन्होंने कि इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल दिया अंदर, पारे के वाष्प में इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। तो पारे के वाष्प में जो पारे के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, पारे के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उन इलेक्ट्रॉनों को इन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से ऊर्जा मिल गई। ये हो सकता है, ये तो हम जानते हैं कि भाई जब कोई किसी पर टकराता है तो संवेग संरक्षण की बात करें या गतिज ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा मिल जाती है। जैसे मान लीजिए चौक पे उंगली टकरा दूं, चौक को ऊर्जा मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन बाहर से पारे के वाष्प में डाल दिए गए, तो पारे के अंदर जो परमाणु थे या पारे के वाष्प में जो उन इलेक्ट्रॉनों को भी ऊर्जा मिल गई और वो उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले गए। जब वो निम्न ऊर्जा स्तरों पर आए तो उन्होंने प्रकाश जो है वो दे दिया, प्रकाश को उत्सर्जित कर दिया। तो वास्तव में देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रयोग था जो विद्युत ऊर्जा को, ये कैसी ऊर्जा है भाई, इलेक्ट्रॉन कैसी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन तो विद्युत ऊर्जा हुई ना, ये तो विद्युत ऊर्जा है, ठीक। किस में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। बाद में फिर इसी तरीके से और सारी बातें होती रही और खोज होती रही, ठीक। बल्ब बल्ब बने, फिर और सब जो भी था, गैसों को जलाया गया, ट्यूबलाइट में गैसें जलती हैं, इल्यूमिनेशन है, वो सारी चीज़ें हो गई। ये पहला प्रयोग था जो चमत्कारिक प्रयोग था, जिसमें विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉनों को पारे की वाष्प पर टकरा कर पारे के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित किया गया। जब वो वापस आए अपनी पुरानी अवस्था में तो उन्होंने प्रकाश को बाहर कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों पर आता है तो प्रकाश को छोड़ देता है, विकिरण को बाहर पहुँचा देता है। ये बात इन्होंने फाइनल करी। फ्रैंक और हर्ट्ज का प्रयोग ये 1914 में है, ठीक। इसके बाद डेविसन तथा जर्मर 1927, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर बात की। ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि डेविसन तथा जर्मर ने इलेक्ट्रॉन पर विवर्तन की घटना की, इसके बाद फिर और लोगों ने इस पर व्यतिकरण की घटना की, यानी इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, इलेक्ट्रॉन का एक पुंज जो है
जो तरंग प्रकृति की तरह या प्रकाश या विकिरण की प्रकृति जिसमें है, जो विकिरण की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति, सीधी सी बात यह है, इलेक्ट्रॉन में वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति, ये बात थी इसमें। तो ये इन्होंने इस प्रयोग में बताया, जो कि यहाँ आकर के सार्थक सिद्ध हुआ। कहाँ? जहाँ पर ये डी ब्रॉगली था। डी ब्रॉगली ने कहा इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति है। डी ब्रॉगली के हिसाब से ही डेविसन जर्मन ने इसकी पुष्टि की थी। तो ये प्रयोग यहाँ पर आकर फिट बैठ गया कि साहब जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ घूमता है वह भी वैद्युत चुंबकीय तरंग का गुण रखता है। तो सारी की सारी बातें आते 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 लगभग 1951 में, 1951 में तो समरफील्ड का जीवन काल है, 1950 से पहले मान लो, 1950 से पहले ये सारी बातें फाइनल हो गई। और आप जानते हैं कि 1945 ठीक यहाँ पर एटम बॉम्ब तैयार था और एटम बॉम्ब गिरा है वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध कह सकते हैं उसको। ठीक, उसमें ये परमाणु बम गिराया गया है जापान के ऊपर, ये बन गया था। ये तभी बन सकता है जब हम परमाणु की ऊर्जा को या नाभिक की ऊर्जा को, इन सारी ऊर्जाओं के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी हो। यानी परमाणु की पूरी खोज जो है लगभग इस समय से पहले हो चुकी थी या हो रही थी, बस उसका अंत हो रहा था। तो 1945 से पहले परमाणु की पूरी जानकारी आ चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि परमाणु की पूरी जानकारी जो आई थी 1945 से पहले, वह किताबों में पूरी तरह नहीं है। ये भी सोचने की बात है। जो किताबें हमें दी जाती हैं, जो किताबों में हम जानकारियाँ देते हैं, वह जानकारियाँ बेसिक होती हैं, पूरी जानकारी नहीं होती। परमाणु के अंदर अगर हम जाएंगे और परमाणु के अंदर की जानकारियाँ लेंगे, बातें करेंगे, तो ऐसे हज़ारों सवाल हमारे दिमाग में खड़े हो जाएंगे जब हम जानकारी लेना शुरू करेंगे, और हमें उनका किताबों में कोई मतलब भी नहीं मिलेगा, वो हमें किताबों से मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो किताबों में नहीं है। किताबों में क्या होता है कि जिस देश में भी जो खोज हुई है, वहाँ की जो सिक्रेसी है, उसकी जो गोपनीयता है, वह उस देश के पास ही रहती है। भारत में कोई खोज हुई होगी तो भारत की गोपनीयता है। जैसे भारत ने अभी चंद्रयान छोड़ा, तो किस तरीके से छोड़ा, क्या टेक्नोलॉजी लगाई, क्या आया, या फिर जो अंतरिक्ष में भारत उपग्रह जो है स्थापित करता है, दूसरे देशों के भी करता है, तो वो सारी चीज़ें क्या गोपनीय हैं। तो गोपनीयता से बाहर जो तथ्य हैं, जो मोटी मोटी जानकारी है, गोपनीयता से बाहर जो तथ्य हैं, जो छाप दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, वो यही तथ्य हैं। इसके अलावा अगर परमाणु की जानकारी पर कोई और जानकारियां हैं, गहरी जानकारियां हैं, जिनके आधार पर मशीनें बनती हैं, जिनके आधार पर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोग डेवलप करते हैं, बम बनाते हैं, ये वो जो भी करते हैं, वो सारी की सारी जानकारियाँ दरअसल गोपनीय होती हैं। वो जानकारियाँ बताई नहीं जाती, वो जानकारियाँ किताबों में नहीं छापी जाती। कोई भी देश किसी भी देश को या दुनिया को कभी नहीं बताएगा उनके बारे में, सबके पास अपना अपना तरीका है। ठीक, तो ये थी मोटी मोटी जानकारियाँ जो हम पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम में। इनके समीकरण हैं, हम बनाएंगे। आगे होता क्या है कि इन जानकारियों से आगे अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं परमाणु के बारे में या विज्ञान के बारे में कुछ भी, तो फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा, फिर आपको खुद एक वैज्ञानिक होना पड़ेगा। ठीक, तब आप इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए ये थी भूमिका। अब भूमिका के बाद हम इसका पहला पॉइंट लेंगे। ठीक, पहला पॉइंट होगा हमारा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गाइगर मार्डसन की जानकारी, क्योंकि मॉडल थॉम्सन मॉडल में जो बात थी वो हमने कर ली। तो अब हम आएंगे इन दो बातों पर, हम इन पर विचार करेंगे। ठीक, रदरफोर्ड के बारे में जानकारी हमने ले ली है और बताएंगे थोड़ा सा, और गाइगर मार्डसन का जो समीकरण है वो बताएंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस प्रकार है, इस बात पर हम बात करेंगे। कुल मिलाकर हम इन दो तथ्यों पर अब आगे सीधे सीधे पहुंच रहे हैं, इन पर हम बात करेंगे। बाकी चीज़ों पर धीरे धीरे पहुंचेंगे और अपना चैप्टर पूरा करेंगे। एनसीईआरटी के सारे उदाहरण हम हल करेंगे, उसके बाद इसके सारे सवाल हल करेंगे। ओके, किसी भी प्राइवेट किताब से या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी जो उसकी जानकारी सरकारी किताब से या पाठ्य पुस्तक से ना मिलती हो, उसे बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। परीक्षाओं में अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि सही जानकारी वही मानी जाती है या होती है जो पाठ्य पुस्तक में होती है। तो ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के आधार पर हैं। इसके अलावा
हो सकता है प्राइवेट किताबों में कुछ लिखा हो, किसी किताब से कोई किताब छपी, किसी किताब से कोई किताब छपी, तो कुछ का कुछ चलता रहता है। ध्यान रहे गलत जानकारियाँ इकट्ठी करके परीक्षा में ना बैठें। पहली बात तो गलत जानकारियाँ इकट्ठी करके अगर परीक्षा में आप पहुँचेंगे तो पेपर से पहले ही घबरा जाते हैं बच्चे पेपर से पहले बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वो गलत जानकारियाँ होती हैं, टुकड़ों में होती हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं। तो बच्चे कहते हैं सर मेरा फिजिक्स में क्या होगा, सब भूल गया हूँ मैं तो ये चीज़ें क्या है, आपको करना ही नहीं है वो काम। आपको जो भी जानकारी लेनी है, आप मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ते हैं या कहीं पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जो कोर्स बच्चा इंटरनेट पे ले रहा है, वो जानती बात है कि वो इंटरनेट पे एक्टिव है, वो बच्चा इंटरनेट पे सक्रिय है, वो यूट्यूब पे भी जाता होगा और इस टीचर का भी देखता होगा, उस टीचर का भी देखता होगा। यूट्यूब पे व्यू बनाने के लिए या बच्चों को समझ में आ जाए चीज़ें सीधे, बच्चे उसे पसंद करें, इस तरह की चीज़ें बना कर वीडियो बनाई जाती हैं और वो वीडियो में व्यू बहुत आते हैं, लेकिन वो सब कबाड़ा हो जाता है, पेपर में सब गड़बड़ कर देता है वो। और बनाने वाले को भी पता है कि ये चीज़ क्या है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो पहली बार पढ़ रहा है। बच्चा अगर फिजिक्स के बारे में जानता, सही बातें जानता, तो यूट्यूब पे क्यों भटकता। तो कहीं ना कहीं हम यूट्यूब पे जाके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो आधिकारिक या ऑथराइज जानकारियाँ नहीं हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यूट्यूब पे जो लोग पढ़ाते हैं उनके तो नंबर भी नहीं है, फ़ोन नंबर भी नहीं है, वो कहाँ रहते हैं इसका भी नहीं पता। हम उन्हें फ़ोन करके भी नहीं पूछ सकते कि सर ये गलत कर दिया आपने, अब क्या करें, तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अपने दम पे चलें। बोर्ड परीक्षाओं में 12वीं कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तक से मिला लें ज़रूर, और सवाल पाठ्य पुस्तक से होने चाहिए, कोई आएंगे परीक्षाओं में या उनके आधार पर सवाल बनेगा। खैर ये सलाह मेरी ज़रूर माने। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और शुरू करेंगे रदरफोर्ड और गाइगर। ठीक, ओके।